नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 जो कि व्यापम द्वारा लिए गए थे, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और यदि आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रत्येक पेपर को डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, तो आप बस जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये अल्टरनेटिव डे पर हम इनको अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन एवं पोता पोती हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरीश और सीता, इसके नाती नातिन कौन होंगे, इसके जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे वो नाती नातिन। कपिल, कुणाल, प्रिया और सार्थक, मोना, पारुल, ये सभी इसी के नाती नातिन होंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पारुल और कपिल। पारुल है क्या, पारुल यहाँ पर है और कपिल, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं, प्रियंका, सार्थक, प्रियंका सार्थक है लेकिन यहाँ पर प्रियंका नहीं है, ठीक है। कुणाल, सरिता, जो कुणाल है वो यहाँ पर नहीं है, और मोना, राहुल, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और मैथ के क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो बस आप जुड़े रहिए और अंत तक इसको देखते रहिए, और आप एक पेन और पेपर भी ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हमारा विदिशा है वह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, और आपको मालूम है कि जो बेतवा है वह यमुना की सहायक नदी है, और ये हमीरपुर नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर नामक स्थान है, वहां पर ये यमुना में मिल जाती है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो इतिहास के अनुसार किसने, सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की थी, आपको ये तो मालूम है, ठीक है। अब ग्वालियर कहाँ पर है, ये आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो कि ग्वालियर है, और ऐतिहासिक दृष्टि से हमने इसको 6ठी शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना है, 6ठी शताब्दी में, और 6ठी शताब्दी में ही इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना के साथ ही इसने अपना वर्चस्व एक प्रकार का पूरे में स्थापित कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको अपन करते हैं, आराम से करेंगे क्वेश्चन को, पेन और पेपर आराम से आप ले लीजिए। देखो सबसे पहले दिया है, यदि डिमांड को ये लिखा जाता है, क्या हैगा, इसको यदि ये लिखा जाता है और इसको इससे कोडेड करते हैं, तो इसको किससे कोडेड करें। तो देखो हो क्या रहा है, आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार का, तो बहुत आराम से बता रहा हूँ, नहीं तो अपन फास्ट चलेंगे, ठीक है। DNAMED। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा है। देखो DNA, तो DNA यानी इसको उठाकर यहाँ पर ले आए हैं, और MED, तो MED यानी DNAMED यानी इससे बैक करते हुए ये लिखते जा रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे YTITNAUQ। ये ऑप्शन देख लीजिए, YTITAN, ये गलत हो जाएगा, NA, ठीक है, NA देख लीजिए, NAUQ YTIT, ठीक। फर्स्ट इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। तो ये तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसका ओनली अपन आंसर जान लेंगे क्या होगा, बाकी बी इसका आंसर हो जाएगा, तरुण विजय इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम ओनली पढ़ते चलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में ये स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो होती है वह अपने जो विमान वगैरह, जो हवाई जहाज वगैरह रहते हैं उनको बनाने का काम करती है। और इसकी यदि स्थापना की अपन बात कर लें, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उसके अनुसार, जब पहले ये क्वेश्चन आया था 2017 में 7 थी, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। 9 हो गई थी जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया था, तो 9 हो गई थी, लेकिन घटकर कितनी हो गई है, ये संख्या 8 हो गई है। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव विधेयक पास हो गया है, तो ये दोनों मिलकर एक बन गए हैं। तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी बची है, 8 बची है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ये तो हुई थी, लेकिन ये कौन से एक्ट के तहत हुई थी, आपको बता दूं कि 1934 के अनुसार, 1934 इसको बोलते ही हैं कि आरबीआई एक्ट 1934। क्या बोलते हैं, आरबीआई एक्ट जो है एक्ट, आरबीआई एक्ट इसको 1934 बोलते हैं। इसके अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा एक्ट था, 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब इस प्रकार ये पूछा गया है तो अगले किसी न किसी एग्जाम में इतनी जानकारी और पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो उसके अनुसार इसका आंसर क्या है, संजीव सान्याल। लेकिन अभी जब हम हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं, तो हाल फिलहाल में केंद्रीय सलाहकार कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन ऊपर निकल गया है, ये अभी हाल फिलहाल में, पहले तो अरविंद सुब्रमण्यम थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपने कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ठीक है, कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये संस्कृत 2014 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था, प्रभुनाथ द्विवेदी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अब अपन छोड़ते चलेंगे, ओनली एक बार पढ़ते चलेंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन आए हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, तो बुंदेला राजपूत ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसके बारे में ये 15वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा की स्थापना की थी। तो ओरछा की यदि आपसे स्थापना पूछी जाती है, ठीक है, किसी न किसी पेपर में देखना, जब अपन इतनी अदर जानकारी ले रहे हैं तो किसी न किसी आगे के पेपर में ये भी पूछा गया होगा। क्योंकि अब ये पेपर तो हो गए हैं, जब हम इस पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि आगे हमको कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो
ओरछा रियासत की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। कब? 15वीं शताब्दी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। किसने? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। इतनी जानकारी और आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? बैली चोटी, मिकाई चोटी, कैशकेन चोटी या गुडविल चोटी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। तो विंध्याचल पर्वत में गुडविल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वह भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। किसमें? पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। आपको ये याद रखना है। और ये जो श्रेणी है भारत के दक्षिणी और उत्तर भागों का दोनों का विभाजन करती है। जैसे अपना जो भारत है, भारत के उत्तर भाग का और दक्षिण भाग का जो विभाजन करती है वह कौन सी? विंध्याचल श्रेणी ही है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि उत्तर और दक्षिण भागों का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सी चोटी करती है? तो आपको बताना है विंध्याचल श्रेणी करती है। और विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुडविल चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हाथी और चिंगारना, घोड़े एवं हिननाना, ऊंट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। तो ऊंट एवं दहाड़ना ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना सही हो जाएगा। और ऊंट दहाड़ता है क्या? नहीं, शेर दहाड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऊंट कभी भी दहाड़ते नहीं है। ठीक है। हाथी चिंगारता है, हाथी चिंगारता है, घोड़ा हिननाता है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन ऊंट कभी भी दहाड़ता नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक खास कोड भाषा में वी डास कैट का अर्थ है वाइस एंड क्लेवर। और डास सम, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है? आपको इनको यहाँ पर लिख लेना है, वी डास कैट। यहाँ पर आपको इनको लिख लेना है और इनको आमने सामने इनको लिख लेना है। फिर इनकी आपको क्या करना है? तुलना आपको करना है। देखो, इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे यहाँ पर टाइम नहीं लगता। और आप मेरी स्पीड नेक्स्ट टेस्ट में भी देख सकेंगे, क्योंकि वह टेस्ट उन्हीं को समझ आएंगे जिन्होंने इन वीडियो को देखा है। ठीक है। चुप जोना 5 UNG young means fresh। देखो, अब आपको इसमें देखना क्या है, किस प्रकार आपको इसमें देखना है। इसमें आपको रिपीटेड वर्ड देखना है कि इस वाक्य में देखो, जैसे इसमें जोना आया है, इसमें जोना आया है, तो इसमें आप देखिए कि एक कॉमन वर्ड कौन सा आया है? यंग वर्ड आया है। यानी इस जोना का इस्तेमाल तो किसके लिए हुआ है? जोना का इस्तेमाल हुआ है यंग के लिए। हमको किसको देखना है? बॉय के लिए देखना है। तो अब अपन यहाँ से देख लेते हैं कि यंग, अब बॉय के लिए क्या बचता है कि अपना सोम और डास में से बचता है। लेकिन इधर अपन क्लेवर के लिए यदि अपन देख लें, क्लेवर इसमें आया है, क्लेवर इसमें आया है। अब इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? दास इन दोनों में कॉमन वर्ड है। तो क्लेवर हमारा किसके लिए हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा। जो सोम बचा है हमारा, वह किसके लिए हो जाएगा? वह हमारा बॉय के लिए हो जाएगा। आया समझ? तो बॉय के लिए हम सोम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो,
इसको इससे कोडित किया जाता है तो इसको किससे कोडित किया जाएगा। आप अब देख सकते हैं इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें +3 +3 +3 सभी में हो रहा है। B +3, ठीक है, O से R हुआ +3, ठीक है, A से D हुआ +3। तो आप इसमें भी +3 करेंगे, F में +3 करेंगे, FGHI, मतलब I से हमारा आंसर शुरू होगा। तो फर्स्ट यही एक आंसर है जो I से शुरू हो रहा है। कुछ विदिन सेकंड्स में आप इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर। अच्छा, ये योजना क्या थी, मैं आपको बता दूं कि ये योजना केंद्रीय पर्यावरण एवं जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। यानी इसको मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था और मध्य प्रदेश के वो 60 गांवों को इनमें शामिल किया गया था जिनमें प्राकृतिक आपदा वगैरह, सूखे और खेती का बहुत नुकसान होता था, तो उनमें इस योजना को लागू किया गया था। तो ये बहुत पुरानी योजना है, अब तो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अग्नि 5 2016 का परीक्षण। तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब हमको थोड़ा फास्ट चलना है तो इसलिए हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसको एक नज़र पढ़ लीजिए जितने में मैं ऊपर करता हूँ, आपको मालूम होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बस आराम से आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इस क्वेश्चन को करना है। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अभी यहाँ पर आंसर शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर शो नहीं होने देंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 छात्राओं रीना, वीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो कि पंक्ति में खड़ी हुई है। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हुई हैं। तो आपका दायां हाथ इस तरफ है, तो ये तो होता है अपना दायां भाग और ये होता है अपना बायां भाग। तो आप अपनी कॉपी में अपने दाएं हाथ को दायां मान लेना और इसको बाएं हाथ को बायां आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाईं ओर से जब बोलेगा तो हमको इस साइड से जाना है और दाईं ओर से बोलेगा तो हमको इस साइड से जाना है। अब उसने बोला है बाईं ओर से 6वीं और 7वें स्थान पर खड़ी हैं, तो बाईं ओर से हमने 6वां ले लिया और 7वां स्थान ले लिया हमने। किसका, ये हो गई हमारी रीना और ये हो गई हमारी बीना, ठीक है। अब उसने हमसे बोला है तो इतना तो हो गया, ठीक है। अब मीना और नीना दाईं ओर से यानी इस साइड से दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। यानी इसका ये 5वां स्थान हो गया और ये 4वां स्थान हो गया। ये किसका, ये कौन हो गई, ये नीना हो गई और ये मीना हो गई, ठीक है। तो थोड़ा वर्ड्स मिलते जुलते हैं इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, ठीक है। जब बीना और मीना अपने स्थानों को बदल लेती हैं, मीना और बीना ये परस्पर अपने स्थानों को चेंज कर लेंगी, ठीक है। जब ये स्थान चेंज कर लेंगी तो बीना बाएं से यानी बीना बाएं से 15वीं हो जाएगी। यानी बीना की स्थिति कितनी हो जाएगी, 15वीं स्थिति इसकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15वीं स्थिति इसकी हो जाएगी। तो अब पूछ क्या रहा है कि बाईं ओर से मीना यानी बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति है। तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति, देखो नीना की प्रारंभिक स्थिति ये है, ठीक है। नीना ये है और ये बीना है और ये मीना है। तो बाईं ओर से नीना का स्थान बीना के नए स्थान से एक पहले ही तो है, तो ये 15 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कौन सा 14वां स्थान इसका आ जाएगा, कौन सा 14वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपने इसको पढ़ा होगा कभी तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है यदि आपका ये उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
देखो ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। सीता और गीता और मीता, देखो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैंने घर पे तो बनाया नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े कठिन ही आते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप आएंगे, आपको फेस करना पड़ेगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप आएंगे। अभी आप कर लो तो कर लो, नहीं तो आपको एग्जाम में तो इसी प्रकार के क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है कि सरल सरल क्वेश्चन में 100 भी करा दूं तो भी उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे कराए जाएं जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं, और मॉक टेस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 60%, 40%, 30%। प्रायिकता का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इनको भिन्न में बदल लिया करें, ठीक है। तो 60% की हम बात करें तो 60% हमारा कितना होता है, 60% होता है 60/100, यानी 60/100 कितना हो जाएगा अपना, 2 3 6, 2 5 10, यानी ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है, 60%। और 40% हमारा कितना होता है, 40% आपने यदि परसेंटेज टेबल याद की होगी तो 40% हमारा कितना होता है 2/5, क्योंकि 20% होता है 1/5, ठीक है। और 20% कितना होता है अपना 1/5 होता है। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। तो सीता और गीता की तो उत्तीर्ण की बोल रहा है, लेकिन मीता की, ये है मीता, तो ये उत्तीर्ण नहीं होने की। तो उत्तीर्ण नहीं होने की प्रायिकता के लिए क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। किसी की भी वर्षा होने की प्रायिकता, वर्षा न होने की प्रायिकता तो 1 में से हमेशा माइनस कर देते हैं। 5 से कम 5 और 4/5 इसकी उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो वह पूछ क्या रहा है, तो वह यही पूछ रहा है, लेकिन वह किस में पूछ रहा है, वह परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, तो प्रायिकता हमारी हो जाएगी, प्रायिकता इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। 4 3 12 और 5 25 पन्ने 125, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये 2/5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 12 दूनी 24। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, तो 19.2% आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। यदि आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी, तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको करना क्या है, 60%, 40%, 20%, इनको आपको भिन्न में बदलना है, और जिसकी भी प्रायिकता उसने न जैसे उत्तीर्ण की दी है, और यदि इन सभी की वह अनुत्तीर्ण की बोल देता तो इनको सबको एक एक में से घटा लेते, और पूरी अभिष्ट प्रायिकता के लिए अपन क्या करते हैं, तीनों का इंटू कर देते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं, तो वही परसेंटेज में आ जाता, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। देखो अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक 7वें दिन हमारा दिन रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीट हमारा प्रत्येक 7वें दिन हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखो पहली तारीख को, फर्स्ट तारीख को आपका मंगलवार था, फर्स्ट तारीख को आपका मंगलवार था, तो 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, इतने लिख दिए। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 6 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, जो कि हमारा पहले पड़ जाएगा। हर 7वें दिन हमारा दिन रिपीट होता है, तो जब अपन इसमें +7 करेंगे, 6 और 6 12 और 1 13 को रविवार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 20 को रविवार हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 27 को रविवार हो जाएगा, और फिर 7 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। 34 मतलब वो महीना ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस
से इसका आंसर देना था आपको, तो 4 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप 4 जी 4 बिल्कुल सही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जन गण मन या फिर भारत माता की जय। तो ये आपको मालूम होगा सबको, सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और इसकी लिपि की बात करें तो लिपि इसकी कौन सी आई है? देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी, ये आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो आंसर देखिए गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं इसको, जल्दी से कीजिए। तो इतना टाइम लगता है, आप क्वेश्चन को देखने के बाद जल्दी से करने लगा कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 8, 3, 27, 4। अब आप देखो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। 2 है, उसका क्यूब है, फिर 3 है, फिर उसका क्यूब है, ऐसे ही 4 हो जाएगा तो उसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए 324 से 108 हुए, 108 से 36 हुए और 36 से 12 हो गए, यानी 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी इसका 3 गुना। ठीक है, और इसका भी 36 इंटू 3 करो, 3 18 की 8, हासिला 1 3 तिरका 9 और 1 10। देखो 3 3 गुना हो रहा है, 108 का 3 गुना करके देख लो। 3 8 है 24, 3 एकम 3, बिल्कुल 3 गुना हो रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 गुना करने पर 12 दे? तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लुप्त संख्या चिन्ह, इसमें भी लुप्त संख्या जानना है तो 1 से 3 हो गए, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर इधर 5, फिर इधर 7, फिर इधर 3 5 7, 3 5 7, 9 का इसमें 9 जोड़ कर देखते हैं, 16 और 9 25, 25 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें 3 5 7 आप समझ गए होंगे क्या विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, सभी कागज चादर हैं। सभी हमारे जो कागज हैं, सभी कागज हमारे चादर हैं। क्या है? चादर। एक एक वर्ड लिख लीजिए। और सभी चादर पुस्तक हैं। सभी चादर हमारी पुस्तक है। सभी चादर क्या है? पुस्तक है। ठीक है, अब निष्कर्ष निकालना है। सभी कागज पुस्तक हैं। सभी कागज पुस्तक हैं। सभी जो कागज हैं वह पुस्तक के अंदर हैं, तो बिल्कुल सभी कागज पुस्तक के अंदर है। ठीक है, सभी पुस्तक कागज हैं। सभी पुस्तक कागज हैं क्या? नहीं, बाहर से अंदर की तरफ गलत होता है, अंदर से बाहर की तरफ जरूर राइट हो सकता है। सभी कागज पुस्तक हैं, पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो ये अंदर से बाहर जा रहा है तो ये हमारा राइट हो गया, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन अंदर बाहर से अंदर जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, देख सकते हैं आप आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, कथन, सभी खंबे दीवार हैं, सभी दीवार घर हैं। तो सभी खंबे जो हैं, सभी खंबे जो हैं वह क्या है? सभी खंबे दीवार हैं। सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार हमारी क्या है? घर हैं। तो देख लीजिए, सभी घर खंबे हैं। सभी घर खंबे हैं, बाहर से अंदर की तरफ ये गलत हो जाएगा। सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे घर हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
सभी पेंटिंग ड्राइंग है, सभी पेंटिंग हमारी ड्राइंग है, ठीक है। और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। देखो कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, इसमें तो नहीं है इसके अनुसार, लेकिन एक और बन सकता है, इसको ये ओवरलैप कर सकता है क्योंकि इस पर बाउंडेशन है, इस पर नहीं है, तो उसमें सही हो जाएगा। लेकिन एक में गलत तो दोनों में गलत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। देखो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये ओवरलैप नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला ओवरलैप कर सकता है, ये नहीं करेगा। यदि अब देखो ये इसमें दे रहा है बिल्कुल सही कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। और कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो उसने खुद बोला है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, और कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। देखो यदि ड्राइंग पहले आ जाता तो रीस्टेटमेंट हो जाता, और रीस्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये थोड़ा अंतर आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे फॉलो करते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं हम, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसी प्रकार के कितने सारे क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। कुछ लड़के पैंच हैं, कुछ जो बॉय हैं वह पैंच हैं, सभी पैंच नट हैं। अब आप कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं, तो ये इसका भाग इतना आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़के, सभी नहीं कुछ हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो इसका हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको भी मेरे साथ करना है। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी, कब, 3 जून 1947 को, और जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, कब, 3 जून 1947 को। आपको याद रखना है 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की गई थी, 3 जून 1947 को आप देखना। अच्छा इस घोषणा में कहा क्या गया था, इस घोषणा में 3 जून 1947 को जो घोषणा की गई थी, इसके अंतर्गत ही जो हमारे पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत का निर्माण हुआ, इन दोनों का निर्माण होगा, इसकी ही घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। इतना आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी काफी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से ऑड अंक आपको निकालना है, तो जल्दी से इसमें से निकालिए, क्या हो जाएगा, अब देखो ऑड अंक इनमें से निकालते हैं। 33, कितने का अंतर है, 9। देखो इसमें एक लॉजिक लग सकता है कि इसमें हम 3 से भाग दें, इसमें 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 भाग नहीं जाएगा, बाकी सब में भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इस ये वाला लॉजिक इसमें लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी इसका। अच्छा और सुशासन दिवस मनाया कब जाता है, तो सुशासन दिवस हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, 25 दिसंबर को।
इसकी आप स्पीड बढ़ा लीजिए यदि आपको ये स्लो लग रही है तो। ठीक है, तो 25 दिसंबर को ये सुशासन दिवस मनाया जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका शुभारंभ कब से हुआ था तो पूछा जा सकता है 2014 से ही इसका शुभारंभ हुआ था, जब मोदी सरकार आई थी तब ही इसका शुभारंभ उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। तो देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये दिबांग घाटी में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी है, ये वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और इसमें बहुत सारे लाल पांडा, कस्तूरी मृग, लाल गोरल, यहाँ पर बहुत सारी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वही यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है। तो ये पूछा गया है, लेकिन ये बहुत ही फेमस है इसलिए ये पूछा गया है। तो 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को भारत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह हमारा पेंच है। क्या है? पेंच राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है, इसलिए भी ये पूछा गया था। ठीक है, छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये स्थित है। और जिले की बात करें तो सिवनी जिले में ये आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी कहाँ पर? सिवनी जिले में आता है। और ये सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? सतपुड़ा पहाड़ी पर यह स्थित है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और इसको 1992-93 में टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया था। 1992-93 में टाइगर रिजर्व में भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कीजिए। इसमें क्या आएगा? इसमें आप बना लीजिए। पहले इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 27 है। 27 को तोड़ दीजिए। 3 तिरका 9 तिया 27, या तो 3 के बनेंगे, ठीक है, या तो फिर 9 के बनेंगे। तो 3 के बनाकर देख लीजिए। PQR 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 P, रिपीट तो नहीं होगा। ठीक है, रिपीट तो नहीं होगा। ठीक है, PQR, देखो PQR PP QQ RR PP, फिर ट्रिपल P आ जाएगा, फिर अपना 3P आ जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो पहला हमारा जो भरा जाएगा, तो पहला आएगा, क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हम P। देखो, इसमें यदि हम P भर दें, इसमें हम P भर दें, इसमें हम R भर दें, इसमें क्या भर दें? Q भर दें, और इसमें R भर दें, P और Q। इसमें हम ये ऑप्शन भर दें, यानी यदि इसमें हम D ऑप्शन भर दें तो ये पूरी श्रृंखला बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? चारों में से आपको ओनली वहां पर भर भर कर देख लेना है, और बस इतना ही आपको वहां पर काम करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हो जाते हैं। और श्रृंखला संख्याओं को एक क्रम उपस्थित गलत संयोजन इसका करना है, अपन को चाहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसमें अंतर देख सकते हैं कि इसमें आप अंतर देख सकते हैं कितने का अंतर है। यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं 5 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
15 का अंतर हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 का अंतर हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का अंतर हो गया है, 135। 135 का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 तिरी 15, 15 तिया 45 और 45 तिरी 135, लेकिन 135 का अंतर होता तो यहाँ पर कितना आता, 202 हमारा आता। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, 204 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए और जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप इसको देखने के बाद, एक पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आपके 400 क्वेश्चन पर भारी हैं। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो गलत संयोजन को आप पहचान लेंगे, 120, 99, 80। बस आप तो लॉजिक लगा लीजिए, इसमें क्या है, बाकी आंसर से अपन को कोई मतलब नहीं है। अपना तो लॉजिक लगना चाहिए। अपन को मालूम है 47 आंसर है, लेकिन फिर भी अपना लॉजिक अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक क्या है इसका, तो लॉजिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कमी कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कितनी कमी आई है, यहाँ पर 21 की कमी देख सकते हैं, यहाँ पर 19 की कमी देख सकते हैं, और यहाँ पर 17 देखो बन गई, यहाँ पर 15 की हो जाएगी, और यहाँ पर 13 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कमी। और जब यहाँ पर 17 की कमी होगी तो 63 में से 17 की कमी होगी तो कितने बचेंगे, 7, 4, और ये कितने बच रहे हैं अपने, यहाँ पर 48 आना था, यहाँ पर कितना आना था, 48 आना था। ठीक है, क्योंकि 48 में आप कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर 21, यहाँ पर 19, यहाँ पर 17, यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो आपके 63 आ जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये अपना ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। तो भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्य आयु की उम्र किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 साल की उम्र से, 35 साल की उम्र तो आपकी होना चाहिए, ये मिनिमम एज है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको बनना है तो 35 साल की उम्र जल्दी से पार कर लीजिए और राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, वैसे ही डिकोड करना है, बिल्कुल आराम से आप कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कर लेंगे, और आंसर आपको मालूम है, ये 3rd इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर वहां पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ, हल्का हल्का मैथ यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, और आपका एडवांस मैथ नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देख सकते हैं HIJKL, एल यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इनमें क्या क्या किया है। जब जे उल्टा है, यानी इसमें दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, के में भी दर्पण तो एल में भी दर्पण प्रतिबिंब लग जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें से जल्दी से इसमें देखिए तो क्या हो रहा है। ये सबसे पहले आप इस पर फोकस कीजिए, किस पर, इस पर आप फोकस कीजिए। ये 45 दूनी 90, यानी ये कितनी घूम गई, ये 90 डिग्री यहाँ पर घूम गई। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर घूम गई। जब ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर ही घूम गई। फिर यहाँ से यहाँ थी, यहाँ से फिर कितनी घूमी, फिर देखो यहाँ से फिर से ये 45 घूम गई ऊपर। ठीक है, अब ये 45 ऊपर घूम गई, तो इधर से कितनी घूमना चाहिए, इसको 90 घूमना चाहिए। यानी ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ से ये फिर घूम गई कितनी, 45 यहाँ पर घूम गई,
जब ये 45 यहाँ पर घूम गई तो यहाँ से फिर ये 90 घूमी, इधर थी तो इधर से 90 घूमी, 1 2 तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब फिर से ये 45 घूम जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ वाला ऑप्शन देख लो, यहाँ और यहाँ वाला ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है अपना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। देखो एक बार और इसको चेक कीजिए। सबसे पहले तो ये 90 घूम गई, सबसे पहले ये कितनी घूम गई अपनी, सबसे पहले अपनी ये 90 घूम गई। ठीक है, सबसे पहले ये अपनी 90 घूम गई, एक मिनट यार, सबसे पहले तो ये अपनी 90 घूम गई। ठीक है, ये दिख रहा है अपन को। फिर ये कितनी 45 घूमी है, सबसे पहले 90 घूमी है, फिर ये 45 घूमी है। ठीक है, फिर ये 45 घूमी है और फिर से ये 90 घूम गई और फिर से ये 45 घूम गई। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर आएगी और एक यहाँ पर आएगी। ठीक है, आ गई, अब बिल्कुल समझ आ गई। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, डी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख, ठीक है, डी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं। इन आकृति में ध्यान से आपको देखना है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखो, इतने में मैं क्वेश्चन को यहाँ वहाँ करता हूँ, इतने में आप इसका आंसर सोचना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, बोरिंग क्लास नहीं होना है, बोर नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बोर नहीं होना है। ठीक है, देखो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो होगा क्या, जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ये तीर तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीर यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो है, ये जो थर्ड वाला है, और देखो इसमें और इसमें ये है तो इसमें ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब और ये थर्ड वाला जो है ये सिंगल है तो इसमें ये यही रहेगा। ठीक है, और थर्ड फोर्थ में देखो, फोर्थ ऐसा है तो फोर्थ में यहाँ पर ये आ जाएगा और नीचे कौन सा, त्रिभुज वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो खाली हैं तो ये दो ऐसी ही रहेंगी और ये इधर एक ऐसा त्रिभुज आ जाएगा और ये एक त्रिभुज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आकृति आप देख लीजिए किस में है, यहाँ पर ऊपर ये दो, एक दो, तीसरा और चौथा पांचवा, तीसरा और चौथा पांचवा, ये तो लग रही है। नीचे देख लीजिए, इसमें ये है, इसमें तीर भी है, इसमें ये भी है और इसमें ये भी है। तो हमारी फर्स्ट आकृति बिल्कुल सही है, बिल्कुल फर्स्ट आ गई ना, तो फर्स्ट ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट, ये देखो यही फर्स्ट वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पेन और पेपर है ना, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या इसका आंसर आएगा मुझे बताइए, क्या इसका आंसर आएगा। देखो, A अनुपात B अपना दिया है यहाँ पर 5:2 और B अनुपात C दिया है 7:13। अब क्वेश्चन को पढ़ लें कि 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A इतना, B इतना, तो A को कितने रुपए मिलेंगे, ये अपन को ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें अपन ABC का कॉर्नर पे सबसे पहले रेशो बना लेंगे। तो V इसमें कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना है, 7 है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इसको 14 बना सकते हैं। तो इधर 7 का और इधर 2 का, जब 7 का इधर किया है तो 7 का इधर भी करेंगे और 2 का इधर भी करेंगे। तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा ये अनुपात में, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 13 दूनी 26 अनुपात ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 26, 13 दूनी 26 अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनको जोड़ लीजिए। इनको जब आप जोड़ेंगे तो अनुपात में 35 + 14 + 26
बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा 750 के। 14 में 4 जोड़ लो, सबसे पहले 14 में 4 जोड़ो 30 हो जाएगा। 30 10 40, 40 और 40 80 में से 5 कम कर दो 75। 75 रेशो बराबर आपका हो जाएगा 750, 1 रेशो बराबर हो जाएगा आपका 10। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए का करना है। ए का रेशो कितना है 35 है, तो 350 35 इंटू 10 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 350। इससे सरल नहीं हो सकता और इससे शॉर्ट भी नहीं हो सकता। मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊंगा और इसके लिए आपको मैथ आना अनिवार्य है। मैथ यदि आपको नहीं आती है तो वहाँ पर मैथ भी सीखिए और यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप किस प्रकार का मैथ वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इससे भी आपको सीख जाएंगे बहुत कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया, हैंग हो गया। आ गया। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में यह रफ्तार दी गई है और यहाँ पर मिनट में आंसर है, तो आप क्या कर लें, इसको 60 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदल लें। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे, इसमें जल्दी से बताइए, मुझको जल्दी से बता दीजिए। 5/18 का गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर अपॉन सेकंड में बदलने के लिए मीटर छोटी है किलोमीटर से, तो छोटी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और बड़ी वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ठीक है, 18 का जब आप इसमें भाग देंगे तो भाग दीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 छक्को 72, कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा क्या भाई साहब, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कट रहा, एक काम करो ऐसे, दो से काटो, 2 9 18, 2 3 6 0, तो कितना हो जाएगा ये 150/9 मीटर पर सेकंड। इतना ही छोड़ दो, दशमलव में लेकर मत जाओ। ठीक है, अब 200 मीटर दूरी को ये पार कर रहा है 150/9। ठीक है, 9 का पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, 9 का पहुंच जाएगा अपना ऊपर पहुंच जाएगा, 9 इधर से हटकर। ठीक है, तो इधर से काटो, 5 3 15, 5 चौको 20, 3 से काटो, 3 3 9, 4 3 12 सेकंड हमारा आ जाएगा। लेकिन 12 सेकंड यहाँ पर किस में दिया है, मिनट में। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए भाग दे देंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1/5 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बस अकेला आपको इसमें चेंज करना आना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ से आपका मैथ का अच्छा खासा पोर्शन शुरू हो जाता है। अब आपको मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसा समझिए कि हम दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम किसी दोस्त से पूछ रहे हैं। ठीक है, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आप इसको पॉज कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, तो 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो आपको मालूम होगा कि 100 से ये शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं। तो आप पहली संख्या देख सकते हैं, 5 से विभाजित होने वाली अपनी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और 5 से जो हमारी लास्ट संख्या विभाजित होगी वह कौन सी होगी, 995 हमारी लास्ट संख्या होगी। तो यहाँ पर आप एक वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो जो अपना होता है Tn बराबर a + n-1 और d। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को कितनी संख्याएं निकालना है, यानी कितनी संख्याएं मतलब n का मान अपन को निकालना है। अपन को जो अपना लास्ट पद है
Tn अपना जो लास्ट पद होता है वह कितना है 995, यहाँ पर अपन रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर a का मान रख देंगे यानी 100 और प्लस n-1 और d सार्वंतर यानी 5, क्योंकि 5 5 के अंतर से चलेगा। तो यहाँ पर अपन n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन में 180 है, 180 यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन डी अपना आ जाएगा। उम्मीद है आप यदि इस सेट को लगा रहे हैं तो आप इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसको आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 743 इंटू 999 ये अपना दिया गया है, तो 743 इसको इंटू 1000 माइनस 1 लिख लीजिए और इसका पहले आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगी और माइनस आपको करना है कितना 743, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए 743 को, तो माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा 74 22 57, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो 55 मिनट में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये मैथ का पोर्शन है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। तो देखो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की, तो पिता ये हैं और ये पुत्र हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। अच्छा, 5 साल बाद, इसके कितने साल बाद जा रहे हैं, 5 साल बाद, तो 5 साल पहले उनका योग कितना होगा, 5 साल, इस 5 साल पिता की बढ़ गई और 5 साल पुत्र की बढ़ गई, यानी टोटल 10 साल बढ़ गई। यानी अभी कितनी है 75 है, तो पहले उनकी 5 साल पहले कितनी होगी 65 होगी, और उनका योग कितना दिया है 5 साल पहले का अनुपात में, पहले का अनुपात में दिया है 13। 13 रेशो बराबर अपन किसके बराबर कर देंगे 65 के बराबर, 13 पन्ना 65 हो जाएगा, 1 रेशो बराबर हो जाएगा अपना 5। तो पिता की आयु ज्ञात करना है तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 45 से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे सरल और नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आया ना समझ। देखो क्या किया है, पिता और पुत्र 9:4 दिए, ठीक है। देखो अब अपन को 5 साल बाद के दिए, भैया अपन 5 साल बाद का अपन क्या करेंगे, 5 साल बाद का क्या करेंगे, जब अपने पास आयु वर्तमान की है, तो वर्तमान में ये कितने की हो, वर्तमान में इनका योग कितना होगा, जब 5 5 दोनों की बड़ी है तो 5 5 दोनों की कम करेंगे तो कितनी 10 साल कम हो जाएगी, तो 65 हो जाएगी। तो अनुपात में योग कितना है 13, वही 13 रेशो किसके बराबर है अपना 65 के बराबर, 13 से काट देंगे, 1 रेशो बराबर 5, वर्तमानी ज्ञात करना थी, वर्तमानी हमारे पास है 9:4, तो 1 रेशो बराबर 5, तो 9 रेशो बराबर, ठीक है। आ गया समझ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया वो। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से कीजिए। कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा, तो मान लो x रुपए का 20% बराबर कितना होगा 400 होगा, ठीक है। आमने सामने आप काट सकते हैं वैसे तो, ठीक है। इसको इसके काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 चौको 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000 आपका आ जाएगा, तो 2000 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बारह आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, ठीक है। 9 दिन में पूरा किया जाता है, 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम कितने दिन, अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद काम करने के बाद उनसे 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जब 12 आदमी का, देखो इसको आप या उस वाली विधि से कर लीजिए कि 12 आदमी का 1 दिन का कार्य 1/9, आपने कौन सी मेथड से पढ़ा है मुझको नहीं मालूम, ठीक है।
आप इसे एक और सिंपल मेथड से कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया अपना 108 हो गया। डायरेक्ट ही उसने दिया है। अब वह बोल रहा है कि 6 दिन बाद काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, यानी जो 12 आदमी है उनने 6 दिन काम किया तो 12 पंज 60 12 चिंग 72, यानी 72 काम इन्होंने कर दिया। अब काम आपका कितना बचा? 36 काम आपका बचा। अब 36 काम बचा, 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, यानी 12 और 6 अब कितने हो गए? 18 आदमी हो गए। तो 18 जब काम करेंगे तो कितना? 2 डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, क्या किया है? 12 आदमी टोटल काम कितना? 108 करते हैं। ठीक है, काम उसने दिया ही है। अब 9 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 12 इंटू 9 108 हो गया। 6 दिन काम, 12 आदमी 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 72। तो 72 काम पूरे काम में से घटा दिया, कितना आ गया? 36। अब जब 36 आ गया तो 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। 12 पहले ही थे, 12 और 6 18, तो 18 आदमी अब काम करेंगे 36 में, तो 2 डेज अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? कुछ रुपए को ए बी सी में 5 7 6 के अनुपात में बांटा जाता है। बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। यानी देखो, ए बी सी का अनुपात यहां पर डायरेक्ट दिया है। अब बी को सी से यानी 7 और 6, 7 माइनस 6, 45 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 4500, यानी 1 रेशो बराबर कितना है? 4500 है। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? 6 अनुपात, तो इसमें 6 का इंटू कर दो। ठीक है, 6 शून्य 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27। 27,000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27,000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का 2 गुना है। ठीक है, जब भी 3 की बात हुई है और जब भी जो की वर्ड आ जाए तो आपको किसको? सी को मान लेना है। सी को मान लो एक्स। सी को आपने कितना मान लिया? सी को आपने मान लिया एक्स। ठीक है, अब सी को आपने एक्स मान लिया, तो फिर सी के बाद बी पे चलो, जो कि सी की आयु का 2 गुना है। कौन है? बी है। तो वी अपना हो जाएगा कितना? 2 गुना है, 2x हो जाएगा। और जो ए है वह इससे बी से 2 साल बड़ा है, तो ये हो जाएगा ए। अब क्या है? तीनों की आयु का कुल योग कितना है? 27 है। बस तो इन तीनों को जोड़ो, x 2x 2 2 4 1 5, 5x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और यहाँ से ये 2 उस साइड जाकर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5x और 5 पचम 25, तो x बराबर कितना निकल आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 5। पूछ क्या रहा है कि a की आयु कितनी है? a की आयु कितनी है? 2x प्लस 2, यानी 2x, इधर x रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ए और बी एक काम है उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। अब 20 दिन बी ने काम किया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? वही अपन इसमें वर्ग को बराबर कर सकते हैं। वर्ग को बराबर कर लेंगे और इनकी इफिशिएंसी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्ग को बराबर करेंगे तो 20 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी 20 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया, और फिर बाकी का काम सी पूरा करता है। 20 दिनों बाकी का काम ए पूरा करता है, तो 20 दिनों में ए बाकी का काम पूरा कर देता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ए और बी की इफिशिएंसी क्या है। बस ए और बी की इफिशिएंसी देखो, यहाँ से आप 20 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहाँ से 20 को कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इधर आ जाएगा और प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा ये।
ठीक है, और 20 अपना बाहर है, और यहाँ पर अपना 30 है और a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्योंकि नीचे आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा 3a प्लस 3b बराबर, इसका इसमें कर दीजिए 2 दूनी 4a प्लस 2b। देखो ये a इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का a बचेगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का b, तो a बराबर b, यानी दोनों की इफिशियंसी बराबर है, यानी a रखो चाहे b रखो, दोनों की इफिशियंसी बराबर है, यानी दोनों की इफिशियंसी एक एक हो गई। ठीक है, b की भी और a की भी। तो यहाँ पर जब आप एक यहाँ पर रख दोगे, एक यहाँ पर रख दोगे, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60, और इनकी इफिशियंसी क्या है, एक की इफिशियंसी करेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी विधि से आपको करना है। किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी लग जाएगा, किसी क्वेश्चन 30 सेकंड, कोई क्वेश्चन 15 सेकंड, कोई क्वेश्चन 10 सेकंड। तो ऐसे आपको समय की बचत करते रहना है। ठीक है, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य पर एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% क्रमिक छूट पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 124 रुपये में परिवहन भी खर्च करता है इस पर, और 13% लाभ चाहता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसा करना है इसको, 4800 रुपये की वह मशीन को लेकर आया। ठीक है, और वह इस पर डिस्काउंट दिया तो 85, और एक डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिव होता है, तो 95/100 आ गया इतना, 1 2 1 2, इसको काट लिया। ठीक है, अब इनका आप कर लीजिए गुणा, तो इनका आप गुणा कर लीजिए। एक काम करो, इसको और काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 चौक को 20, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 × 17 × 19 आपका बचा 12 7 12 7 84, हासिल 8, 12 एकम 12, 12 और 8 20। अब इसका कर ली 19 चौक को 76 76 आ जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, अब इतने में तो वह लेकर आया, अब उसने 124 रुपये इस पर और खर्च कर दिए, तो ये कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ का यहाँ पे। ठीक है, तो 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 3, यानी 4000 रुपये में वह इसको लेकर आया। अब वह इस पर कितना, 13% लाभ, यानी 113/100 आप इसका कर दीजिए। तो बस इसका गुणा कर लीजिए, 4 का 4 3 12 1 2, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4। ठीक है, 45 20 45 20 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा। 1 मिनट। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितने मिनट लेगी। तो देखो यहाँ पर आपको नाव की चाल दी है, यानी वोट, यहाँ पर आपको क्या वोट दिया है, वोट की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर मिनट में दिया है, याद रखना। ठीक है, और ये क्या दी है अपनी धारा की चाल, यानी u 5 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी चाल, 10 - 5 यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी को वह 5 किलोमीटर पर आवर की उससे तय करेगा, तो कितना
1 हावर उसको लगेगा, 1 हावर यानी 60 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसका बोनस अंक मिला था, तो 60 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु x माइनस वाई मान लो कितना 2 वर्ष। उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर। उनकी आयु का जो योग है वह 144 के बराबर है, ठीक है। 144 के वर्गमूल के बराबर, देखो या तो इसका वर्ग कर दो या फिर इसका वर्गमूल ऐसे ले लो, इस स्क्वायर को कहाँ पहुंचा दो, इस साइड पहुंचा दो, इन दोनों का वर्गमूल, ठीक है। तो x प्लस वाई इधर से कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, और x माइनस वाई अपने पास कितना है 2 है, और x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो 7 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए यदि आपको नहीं आता है तो। नहीं तो क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, y का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को घटाओ और 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े वाले की आयु, तो बड़े वाले की आयु कितनी हो गई 7 वर्ष हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। ए की कोई आयु है, उसका जो सन है उसका जो सन है उसकी आयु की कितनी है 6 गुनी, यानी 6:1 है, ठीक है। ए के पिता की आयु, अब ए का जो पिता है, ए के पिता इधर अपन इसको फादर मान लेते हैं, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, यानी इस 6 से 40 वर्ष अधिक। अब आपको ये याद रखना है, ये संख्या है और ये अपन ने जो माना है ये रेशो माना है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो इनका अनुपात ये बन जाएगा। अब वो बोल रहा है उन सब की कुल आयु का योग 118 है, तो 6 प्लस 40 ये संख्या है, ठीक है, प्लस 6 प्लस 1 बराबर 118, और ये भी संख्या है, संख्या में से संख्या को घटा देंगे तो इधर 4 6 और 6 12 और 1 13, 13 रेशो बराबर अपना कितना बन जाएगा 118 माइनस 40, तो 13 रेशो बराबर कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 और 7 13 छीन 78, यानी 1 रेशो बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है ए की आयु कितनी है 6 रेशो है, और 6 का गुणा कर देंगे, 1 रेशो का मान 6 है तो 6 छीन 36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैंने आपको बता दिया, और इसी प्रकार आपको वहां पर एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 50 का 75 ये निकाल कर रख लो कि टोटल कितने हो गए, 25 की 5 हासिल 2 5 7 35 और 2 37, इतने हो गए, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी को 86 अंकों को 36 लिख दिया जाता है, अब एक विद्यार्थी के 86 अंक आए लेकिन उसको 36 लिख दिया, यानी कितने अंक कम लिख दिए 50 अंक कम लिख दिए, कितने 50 अंक कम लिख दिए उसके, तो अंकों का सही औसत क्या है, तो देखो टोटल अंक ये हैं, जब 50 कम लिख दिए तो टोटल अंक में क्या बढ़ जाता, ये 50 और बढ़ जाता, तो ये कितना हो जाता 3800 हो जाता। अब 3800 का तो सही औसत क्या है, तो 3800 को अब बांटते कितने 50 विद्यार्थियों में, तो औसत कितना आ जाता, इसको आप काट लीजिए, 5 7 35 3 5 31 76 राइट आंसर हो जाता, ठीक है। 76 हमारा नया औसत आ जाता, ठीक है। इसी प्रकार इन क्वेश्चन को करना है, प्रैक्टिस करना है आपको मेरे साथ। नेक्स्ट चलते हैं। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, देखो 15 लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, ठीक है। तो 15 लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो इसका टोटल आयु कितनी हो जाएगी 15 75 हासिल 7 और 15 चुक्को 60 67,
ठीक है 675 हो जाएगी। ठीक है 675। अब दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत उनका 5 वर्ष बढ़ जाता है। यानी देखो औसत उनका कितना है, अभी 45 है, 45 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन संख्या कितनी हो जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो संख्या है वह भी कम हो जाएगी, तो वह संख्या हो जाएगी 13 और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 13 पन्ना 65, 650। तो दो व्यक्ति, अब जो 13 बचे, जो दो व्यक्ति जो निकल गए उनकी आयु कितनी हो गई, उनकी आयु हो गई 25। अब उनकी औसत आयु ज्ञात करना है। जब दो व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है तो एक व्यक्ति की औसत आयु क्या होती है, एक व्यक्ति की, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 12.5 अपना राइट आंसर आ जाएगा। विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज ने बल्लेबाजी का औसत 65 था। 7 मैच में उसने 65 के औसत से रन बनाए थे। तो कितने टोटल कितने रन बनाए थे, 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42 और 3 45, 455 उसने रन बनाए थे। अब युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल में उसका औसत 85 हो जाए। यानी फाइनल में, यानी 8वें मैच में, यानी 8 मैच उसके हो जाएंगे और उसका औसत 85 होना चाहिए। तो उसके टोटल रन कितने हो जाना चाहिए, 65 40 और 8 64 और ठीक है 640। तो 640 में से आप 455 को घटा लीजिए तो उतने ही रन उसको बनाना पड़ेंगे, 5। ठीक है यहाँ पर हो जाएंगे 6 और 6 12 13 14। ठीक है कुछ मिस्टेक हो गई क्या, कहीं पर मिस्टेक लग रही है, मुझे आवाज हो रहा है कि मिस्टेक हो गई हो। ठीक है ये गलत हो गया, ये कितना होगा 600, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 अठन्ये 64 और 4 68 हुआ, 680 हुआ, सॉरी 5। तो यहाँ 6। ठीक है तो इसको घटाएंगे कितना जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना 225 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई देखो, ट्रेन जब जाएगी, आपको मालूम होगा ट्रेन जब, ये है प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म, इसको प्लेटफॉर्म मान लीजिए। अब ट्रेन आ रही है, ये कोई खंभा है, तो आपको मालूम है कि ट्रेन जब पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो अपन को मालूम नहीं है, चलो मालूम है 75 मीटर है। ठीक है देखो अब ऐसे एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब मान लो इधर प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेन जो आ रही है यहाँ पर इसकी लंबाई मालूम होना चाहिए या फिर प्लेटफॉर्म की मालूम होना चाहिए, तभी होगा। क्यों, क्योंकि अपन इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या मानेंगे। अब देखना ट्रेन इधर से आई यहाँ तक आई, वह खुद की जब तक ऐसा तो नहीं इंजन अकेला पूरा चला जाए तो अपन ने ट्रेन को मान लिया कि पार कर लिया, वह खुद की लंबाई को भी तो पार करेगी। जो लास्ट डिब्बा होगा, लास्ट डिब्बा जब तक इस स्टेशन, जब तक यहाँ से नहीं जाएगा नहीं मानेंगे अपन, ठीक है, लेकिन जब से आगे वाला डिब्बा कहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक निकल जाएगा तो उसकी लंबाई बढ़ गई ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को दोनों को छोड़ देंगे। तो ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 75 मीटर, देखो यहाँ पर मीटर आ गया और यहाँ पर मीटर में आंसर दिया है। सबसे पहले 90 को आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो मीटर पर सेकंड में कम में जा रहे हैं तो ऊपर कम वाली वैल्यू 18 पंजे 90 55 25 मीटर पर सेकंड, ये अपना आ गया, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक तो खुद की लंबाई और 75 मीटर ये लंबाई कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से इसका क्या होता है, ये क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करेंगे तो क्या निकलेगा समय तो दिया है, समय कितना दिया है अपन को 8 सेकंड, समय कितना दिया है अपन को 8 सेकंड, आया समझ। जब समय अपन को 8 सेकंड भैया दिया है तो x प्लस, ठीक है, तो x प्लस 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे इसका इधर गुणा हो जाएगा तो x प्लस 75 बराबर 200, तो x बराबर जब 200 में से आप 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 125 मीटर।
आंसर 125 मीटर यानी फर्स्ट इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में दिए गए 4 पतों में दिए गए पते ठीक समान, इनमें से 4 पते हैं, इनमें से एक किसी में मिस्टेक है स्पेलिंग की, ठीक है, अकेली स्पेलिंग की मिस्टेक है और कुछ नहीं है। देख लेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, सरल क्वेश्चन। चलिए, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक से किस अनुपात में मिला दिया जाए? 80 50 इनको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि 60 किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो जाए? लगा दीजिए 20, इसको इसमें से घटाएंगे तो 10, क्या बन गया? 20:10 यानी 2:1 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे सरल क्वेश्चन मान सकते हैं। इन सब का योग ज्ञात करना है, तो इन सब का योग वैसे तो आप इसको गुणोत्तर श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का ये बढ़ रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट ही जोड़ लीजिए, ठीक है। 9 और 3 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 12 और 7 19 और 1 20, 3 23 और 9 32 और 7 39 और 1 40 यानी 0 आएगा, यानी ये ऑप्शन हट जाएगा और आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही आपको लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 हासिल है, 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20 और 4 24 और 8 32 और 2 34 का 4 यहाँ पर आएगा। देखो इसमें 4 ऑप्शन, कुल यही वाला ऑप्शन ना, 4 इधर आ रहा है, दाई का 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। औसत निकालिए, सबको जोड़ना है, जितने वो हैं उनका भाग दे देना, औसत आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल लेना। ठीक है, ट्रिक का कोई खेल नहीं है उसमें। देखो ये वाला भी बहुत इजी है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में 36%, 40% हिंदी में फेल हो गए। देखो टोटल फेल वाले हैं तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग विषय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अलग अलग विषय को जोड़ दो और बाकी दोनों का इनमें से घटा दो, तो अपना टोटल फेल आ जाएंगे। ठीक है, 36 और 40, 40 और 40 80 में से 4 कम 76 माइनस 20 आ जाएगा अपना, तो कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा। 56% क्या होगा? ये फेल होगा, टोटल फेल होगा। जब टोटल फेल 56% होगा तो पास कितने होंगे? 44%। बहुत इजी था। नेक्स्ट भैया, जो पहली बार यहाँ पर मैथ पढ़ रहा है वो बिल्कुल भी ना पढ़े। यदि उसने मैथ एक बार पढ़ी है तो ही इन क्वेश्चनों को लगाए, नहीं तो पता चले उसे डर लगने लगे मैथ से। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो बहुत सारी देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। परसेंटेज, औसत, ये तो अवेलेबल ही हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत अच्छी मैथ भी अपन शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब भी ऐसा दिया रहे, इनको x में मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल तो दिया है 150, इनको x में मानो, क्या मान लोगे? 3x मान लोगे और इसको 4x मान लोगे। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x स्क्वायर, एक्स का x स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटो 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है? इसके आधार की लंबाई। आधार ये है यानी 3x है,
3x यानी 15, 3x, 3x, x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 3 15। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गलत संयोजन को पहचानिए, इनमें से एक गलत है कोई सा, उसको पहचानना है। इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, पहचानते रहना बाद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, x अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है। z, अब इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स अपन कैसे करेंगे, अपन को क्या करना है, 20% को भिन्न में तोड़ लेना है, कितना होता है 1/5। ठीक है, और ये 20% कितना होता है 1/5। अब देखो ये सस्ता बेच रहा है, सस्ता मतलब कमी, यानी ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और ये महंगा बेचता है तो ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये सस्ता और महंगा दर्शा रहा है कि एक महंगा है और एक सस्ता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो x अनुपात y, x अनुपात y का y की वैल्यू कितनी बन रही है 4:5 बन रही है। ठीक है, और z से महंगा बेचता है तो यहाँ पर y अनुपात z की वैल्यू कितनी बन रही है आपकी 6:5 बन रही है। ठीक है, यही वैल्यू बन रही है क्या, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, यही वैल्यू बन रही है क्या। तो जो 4 बाय है नीचे, देखो बाय से तुलना कर रहे हैं तो बाय यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड से तुलना कर रहे हैं तो जेड यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड, देखो जेड ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर जेड से तुलना हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा। यहाँ पर बाय से तुलना हो रही है तो बाय ये हो जाएगा, और अपना एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमी के बाद बता रहा हूँ, कमी के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कमी के बाद हो जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z अपन यदि निकाल लें तो बस पूरा काम हो जाए अपना। फिर क्या करना है, अपन को z और y की अकेला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर y, देखो y इन दोनों को अपन को बीच में मिला सकता है, लेकिन y यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो क्यों ना अपन एक काम कर लें, इसको कितना बना लें, कितना बना सकते हैं इसको, हो गया, गलत हो गया क्या कहीं, एक मिनट रुकना। x y 5 और 6 आ रहा है ना, पाई यहाँ पे 5 आ रहा है। अच्छा x से पूछा है, हाँ x से, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ये अपना x हो जाएगा, हाँ यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये अपनी x की वैल्यू हो जाएगी। ये x और z का अनुपात दिया है और ये x और y का अनुपात दिया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर अब x यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो इसको कितना बना लो, 12 बना लो। इधर इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 4 3 12 और इधर 5 3 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये रेशो बन जाएगा। ठीक है, ये रेशो बना। अब जेड वाई के माल से, जेड ये है, बाय ये है, बाय के माल से तो बाय तो नीचे आ जाएगा, 5 महंगा बेच रहा है, 5 3 15 33.33 आ जाएगा भाग करने पर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है यार। चलिए नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन को छोड़िए, जो उसमें हो गया उसको छोड़ो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत, 2004 में इसकी कीमत कितनी थी, 250 रुपये थी, जबकि 2005 में इस शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 2005 में इस शर्ट की कीमत हो गई 400 रुपये। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50, ये बढ़ गया 300 यानी 150, यानी 150 की वृद्धि हो गई किसके सापेक्ष, 250 के सापेक्ष इंटू 100, 25 चौको 100, 15 चौको 60%।
नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये भी बहुत सरल है। रवि के स्टैम्प में के संग्रह में 2/7 भारतीय हैं, यानी 7 में से कितने, 2 भारतीय हैं, 2 भारतीय हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, शेष विदेशी हैं, तो विदेशी कितने हो जाएंगे, 5 विदेशी हो जाएंगे। तो भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से अनुपात, भारतीय और विदेशी का अनुपात यही तो अनुपात है, 2:5। 2:5 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे। क्या बोल रहा है, हम माइनस 1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। कुछ नहीं, x से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 9/25, x का मान ज्ञात कर लो, 5 से इसको काट देंगे, 25 आना चाहिए आपको इतना, -9/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -9/5 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ शायद इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं। फोर्थ -9/5 थर्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य को 1/10 लाभ कमाता है। यानी देखो, अब मैंने बताया था लाभ की जब भी बात होगी तो ये नीचे वाला क्या होता है, अपना सीपी होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सीपी क्या बोल रहा है, 10 पे वह 1 का लाभ कमा रहा है, तो 550 पे एक व्यक्ति 550 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो 550 रुपए में वह किसी वस्तु को बेच रहा है, तो 550 क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है, तो 550 तक वह जाएगा, तो इसमें किसका 55 का गुणा कर दो, तो इसमें भी कितना 55 का, यानी 55 का वह लाभ कमा लेगा। 55 का लाभ कमा लेगा कितने पर, 550 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10% आंसर आ गया। देखो 3x + 2y बराबर 12 है। एक्स वाई, देखो जब भी इधर एक्स वाई दिया रहे हो समझ लिया करे कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। और देखो इधर तो वो दे ही रहा है 3x मतलब 9x² + 4y, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसका ही फॉर्मूला लगा के देखें, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 3x + 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के देखें, a² यानी 9x² + b² यानी 4y², a² + b² + 2ab। 2ab कितना है, 2ab 2 3 दूनी 6xy। ठीक है, आया। देखो अब उसने अपन को कितने का मान दिया है, 3x + 2y का मान 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, 9x + 4y का मान, उसने यही तो मान अपन से पूछा है, और इधर क्या रख दीजिए, 2 है इंटू 6 है इंटू xy का मान रख दीजिए। xy का मान उसने 6 दिया है, 6 × 36 दूनी 72 हो जाएगा, 12 × 12 144। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, तो 144 - 72 कर दीजिए, बराबर में क्या आ जाएगा, 9x² + 4y² क्या आ जाएगा, 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दो घंटे आपको वहां पे कितना टाइम मिलता है, उतने में ये देखो लगभग हमने इतनी डिस्कस करके कर लिए हमने क्वेश्चन। ठीक है, एक व्रत में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट हो, तो देखो क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक व्रत है, देखो एक व्रत है, ये केंद्र है,
अब आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र से वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो किससे, केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ए बी जो जीवा है वह केंद्र के निकट है और सी डी की तुलना में ये पास है, ए बी पास है। तो इसमें से कौन सा हमेशा सही होगा, तो ए बी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी जीवा किससे, सी डी से। ए बी बड़ी होगी सी डी से, तो बराबर तो हो नहीं सकती, ए बी छोटी नहीं हो सकती, ए बी बड़ी होगी सी डी से। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो देखो फ्रेंड्स, जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए। बोर होके जाने वाले तो चले गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। देखो फ्रेंड्स, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है, मान लिए 25 स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उन पर पेंटिंग। अब देखो बेलनाकार स्तंभ जो रहता है, बेलनाकार स्तंभ कैसा रहता है, ऐसा, ये कैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बेलन जैसा लग रहा है। अब बेलन इस पे पेंट करना है, तो ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जल्दी बताओ, याद है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का मान कितना है 28, एच का मान कितना है 4, ठीक है। ये तो मान लो ये आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं 25 हैं, तो किसका इंटू कर देंगे, 25 का इंटू कर देंगे। अब इसको आराम से कर लीजिए, 25 का इंटू हो जाएगा कि नहीं, गलत हो गया क्या कहीं, फॉर्मूला तो सही लगा है। नहीं सही है पूरा, देखो ठीक है, ये आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको काट लीजिए, 25 चुक्को 100, 4 से 4 कट जाएगा, 7 चुक्को 28, क्या बचा 22 दूनी 44 इंटू 4। इतना क्षेत्रफल है, कितना 8 रुपये प्रति वर्ग लग रहा है, तो 8 से इसका गुणा कर देंगे, आंसर 1408 आज का आंसर आ जाएगा। अच्छा, किसको समझ नहीं आया, देखो किया क्या है, समझ लो। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, 25 तो 25 बेलनाकार स्तंभ है, ये छोड़ो बात, एक बेलनाकार की निकालने पहले क्यों, फिर 25 का गुणा कर देंगे उसमें, तो ठीक है। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उन स्तंभों की पेंटिंग, अब देखो जब ये स्तंभ है इसकी पेंटिंग करेंगे तो इधर पे ही करेंगे, उसके अंदर तो करेंगे नहीं। तो ये जो स्तंभ है किसके भांति होता है, बेलनाकार, और बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो उसकी एक बेलनाकार के निकाल के 25 का इंटू कर दिया, ठीक है। जब 25 का इंटू कर दिया, अब 8 प्रति वर्ग मीटर, जबकि पेंटिंग लागत कितनी है 8 प्रति वर्ग मीटर, तो अपना जो आया था वह किसमें, वर्ग मीटर में ही आया था, ठीक है। तो जब उसमें अब इतने की है तो इतने वर्ग मीटर आ गया, एक की अपन को दी है, इतने की निकालना है, तो 8 का उसमें इंटू कर दिया, 1408 क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसका निकल के आएगा 176, 176 में आप 8 का गुणा करोगे तो 1408 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। आप भी बहुत थक गए होंगे फ्रेंड्स, मैं भी बहुत थक गया हूँ, फिर भी आप लाइक्स नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मतलब ये पागल हो गया है, क्या बोल रहा है कि मेरी आयु यानी इसकी आयु अपन मानो वर्तमान में, इसकी आयु मान लो कितनी x मान लो। अब भैया इसके अनुसार ये जो बोल रहा है इसकी मन की मनोकामना पूरी कर दो। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद यानी x + 12, ठीक है, 12 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी
मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की, यानी जो वर्तमान आयु थी उसकी 3 गुनी हो जाएगी जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी। अरे ये गलत हो गया, मतलब जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी, यानी इसकी 4 वर्ष पूर्व ये थी और इसकी 3 गुनी ये हो जाएगी। ठीक है, जैसा बोला था वैसा कर दिया। अब बस अब अपन को करना है 3x माइनस 4 3 12। ठीक है, 12 इस साइड आकर इसमें जुड़ जाएगा और 3x इस साइड आकर इसमें से घट जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 12, वर्तमान ज्ञात करनी थी 12 अपना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यंजक बहुपदी है? अब देखो, बहुपदीय व्यंजक की बात हुई है। बहुपदीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें अंश बटे हर के रूप में ना हो। वह व्यंजक अंश बटे हर के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। वह व्यंजक करनी के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस व्यंजक पर घात यदि इसमें माइनस है तो ये कितना है 3/x है, यानी अंश बटे हर में नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 1100 से गुणा किए जाने पर एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्यों ना 1100 के अपन एक गुणनखंड बना के देख लेते हैं। ठीक है, 11 × 100, 11 × 50 × 2, आप एलसीएम ले कर लेना। 5 5 25 दूनी 50 × 2। तो देखो पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। ठीक, कितने से गुणा किया जाए, तो गुणा करना है तो पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो कितने से गुणा करेंगे? इसका तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक 11 चाहिए, तो 11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि वह बोलता कितने से भाग दिया जाना चाहिए, तो एक 11 गोल करना था, तो 11 से क्या देते थे अपन, भाग दे देते, तो 11 ही अपना आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संख्याओं 1 2 3 इतनी डैश 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 संख्याओं के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य होने की कितनी संभावना है? जबकि प्रत्येक, मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से 25 तक भैया अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। अब वो बोल रहा है 1 से 25 तक संख्याएं दी गई हैं। अब वो बोल रहा है 1 से 25 तक संख्याएं दी गई हैं। अब 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं हमको लेना है। ठीक है, अब इनमें से सभी को प्राथमिकता बराबर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या उठ सकती है? तो भैया आपको मालूम होना चाहिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है, नहीं तो गिन लेना। ठीक है, जिसमें स्वयं के सिवा और किसी का भाग न जाए, वह कौन सी संख्या होती है? वह अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 25 तक 9 होती है, तो अनुकूल परिस्थिति हो जाएंगी 9, लेकिन कुल परिस्थिति कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। आंसर कितना आ जाएगा? 9/25, सेकंडों में आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये आ गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 30 87 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखो इसमें विभाजित किया जाए, उसमें गुणा किया जाए। हालांकि गुणा जब वर्ग हो तो गुणा और विभाजित वाला एक ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो 30 87 का क्या करेंगे आप? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 30 87 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 3 × 7 × 7 × 7। देखो ये तो एक पूर्ण घन है, लेकिन इसमें क्यों ना अपन इन दोनों को विभाजित करना है, तो इन दोनों को हटा दें। इन दोनों को हटाने के लिए एक 3 चाहिए, 3 से 3 कट जाएगा, एक 3 चाहिए, 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या 9 से भाग दे दो, तो 9 से विभाजित कर दो। क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो कीटाणुओं को उबालने से कीटाणु मर जाते हैं क्या? बिल्कुल मर जाते हैं। छानने से नहीं मरते।
आसवन से मर जाएंगे, क्लोरीकरण से मर जाएंगे, लेकिन छानने से कीटाणु नहीं मरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह सर्वाधिक सुविधा युक्त दूरी जिसे कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है तो 25 मीटर ये होती है, सॉरी 25 सेंटीमीटर ये होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर से होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो जो शर्करा रहता है वह एल्कोहल में बदल जाता है। वह किस में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है निम्न है। तो चुंबक दिशा संबंधी गुण हमको बताती है और नाविक वाले इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा नेविगेशन के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, नेविगेशन के रूप में। तो जो इसका आंसर है वह क्या हो जाएगा? थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, दिशा संबंधी गुण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनसे जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि देखो प्रकाश पहले दिखाई देता है, एक वो कॉन्सेप्ट भी होता है कि बादल में बिजली चमकती पहले दिखाई देती है और सुनाई बाद में देती है। मतलब बादल गरजता है तो चमक पहले दिखाई देती है और बाद में हमें सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की चाल रहती है वह साउंड से बहुत अधिक होती है, तो प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन वह है जिसको हम पालते हैं। ठीक है, तो बतख को हम पाल सकते हैं, मवेशी को हम पाल सकते हैं, मुर्गा को हम पाल सकते हैं, लेकिन मोर को पालना गैर कानूनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम लिखिए। पसी ऊतक पशुओं में पाया जाता है, पार्श्व तंतु ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है, विभाज्योतक ऊतक ये पौधे में पाया जाता है, ना कि पशुओं में पाया जाता है। किसका है जी? पौधे का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरोही क्रम में सही इकाइयों को लिखिए। तो सेकंड से दिन बनता है कि नहीं, सेकंड से घंटा बनता है कि नहीं, सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से घंटा, घंटे से दिन, दिन से महीना और महीने से वर्ष बन जाता है। तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा हमारा जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण हमारा हैजा होता है, हैजा रोग। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड निर्माण करता है। अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? बताओ जल्दी। विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है या फिर विकसित होती है? क्या आंसर इसका हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है, तो ये क्या बनाता है? NaCl बना लेता है। ये दोनों क्या होते हैं? उदासीन, एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं। तो जो ऊर्जा होती है ना, ये विकसित हो जाती है। कैसी हो जाती है? विकसित। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसका आंसर आप दोगे जल्दी से। तो ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? जल्दी से पढ़िए ऑप्शंस को। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन सेकंड थर्ड इसी प्रकार हम बहुत सारे पेपर्स करेंगे, पूरे पेपर्स करेंगे। और जो भी सुधार इसमें करना हो आप मुझे बता दीजिए कि किस प्रकार इसमें सुधार करना है, तो मैं वो सुधार इसमें कर लूँगा। तो इसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब इसमें भरपूर मात्रा में संचित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। जिसका चार कक्षीय हृदय होता है उसका नाम लिखें। वेरनस, छिपकली, गिरगिट या फिर मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। बताओ जल्दी क्या होता है, किसका होता है? तो मगरमच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगरमच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ का जो हृदय रहता है वह चार कक्षीय होता है। ठीक है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताओ कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है। हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक, अंग प्रणाली, कोशिका या फिर अंग। देखो अपन को अच्छे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करना था, अपन ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए और साइंस के क्वेश्चन भी अपन पढ़ते जा रहे हैं, बस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन को देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसी बेस पे अपन अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग प्रणाली इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और फिर उससे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये साइकिल याद रखनी है। क्या है? कोशिका है, ये साइकिल याद रखनी है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से जीव निर्माण। ये साइकिल आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एड्स खालिस्तान के द्वारा संचालित नहीं हो सकता। लैंगिक संपर्क इसके द्वारा ये होता ही है। स्तन आहार इसके द्वारा होता ही है। रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है गले लगने से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तित में खमीर कर्मक की, देखो इससे पहले ही ये क्वेश्चन पूछा था कि सूक्ष्म जीव शर्करा को खमीर कर्मक किस में निर्माण कर देते हैं? एल्कोहल में निर्माण कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको, ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको नीचे ही मिल गया। तो इसमें पूछा गया खमीर कर्मक की तरह कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खमीर का कर्मक की तरह कौन कार्य करता है? खमीर, खमीर का ही तो वहां पर पूछा था। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हुआ है। ठीक है, तो अपन उससे होशियार है, अपन पकड़ लेते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, उसके बाद बस दो या तीन क्वेश्चन और हैं और उसमें से एक क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है यहां पर समझना। ये बोल रहा है एक आयत, एक आयत ऐसे ही रहता है। इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं, इसके विकर्ण बना दो। ये किस पर मिल रहा है? ओ पर मिलते हैं। देखो ये आयत है तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। ओए, ओए कितना दिया है? 2x + 4। ठीक है, और OD कितना दिया है? 3x + 1। तो देखो OA दिया है, OA ये है तो ये भी बराबर होगा, ये भी इतना ही होगा। और OD दिया है, OD दिया है, OD और OA, OA और OD ये सब बराबर होंगे। A B इधर आएगा C और इधर आएगा D। ठीक है, लाइन से आएंगे तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। मतलब इसके विकर्णों को आपस में बराबर कर देंगे तो किसका मान निकल आएगा? x का मान। 2x + 4 बराबर 3x + 1। देखो ये आधा है, आधा और पूरा कर लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 2 का, 2 से 2 तो कट ही जाना है ना। तो बस इसको x बराबर कितना आ जाएगा आपका? x बराबर आपका कितना आ रहा है? इधर से 1 आ जाएगा, 1।
एक नहीं आएगा, 4 में से एक जाएगा, 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। इसका ऑप्शन ये गलत दिया है, 3 आएगा। 3 राइट है, अपन ने ये किया है सही है, ठीक है। गलत है, प्लस पॉइंट मिला है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज के, देखो इसको अपन देखो लास्ट में 98 नंबर क्वेश्चन है, मतलब समय बहुत कम बचता है। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपये ऋण लिया, ठीक है। उसने उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। मतलब मेरे से 10% पर लिया और दूसरे को 15% पर दे दिया, यानी 5% ये खुद खाएगा, ठीक है, दे दिया 2 वर्ष बाद उसे। लेकिन उसने ये चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है उसे। यदि जो अपना साधारण ब्याज है वो तो बन जाएगा अपना 20% 2 साल में, लेकिन ये कितना बन जाएगा? 15 और 15 ये 30 तो बन ही जाएगा। और इसमें वो x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से निकाल लो, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15, 15 225, यानी 2.25 100 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32.25, यानी कितना? 12.25% ये खुद ब्याज खाएगा, यानी 5,000 का, बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ, 12.25 ये ब्याज खाएगा। और 100 इसके इधर से हो जाएंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 1 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 की 5, हांसलाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 2, हांसलाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 एकम 5 और 1 6, 612.5, 612.5 का प्रॉफिट हो जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भैया करना नहीं है अपन को, इस क्वेश्चन को वहां भी छोड़ना था तो यहाँ भी छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही लॉन्ग, 5 मिनट आपके खा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे ही नहीं कभी, ठीक है, जो हमारे 5 मिनट खाए। यहाँ पर भी नहीं करेंगे, जब वहां पर नहीं करना तो यहाँ पर क्यों करें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद अपन क्लास को करेंगे समाप्त, 2 घंटे में अपन इसको डिस्कस अपन ने कर ली, ठीक है। देखो एक वर्ग ऐसा ही रहता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चलो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है? एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है? 16। ए बराबर कितना आ जाएगा? 4, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ये है, ठीक है, मध्य बिंदु कौन सा है? ये मध्य बिंदु ये है। जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग निम्नलिखित होगा, ये और ये आया। तो इसका निकालना है। देखो ये जब पूरी 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2 2 2 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। लेकिन इसमें 8 वर्ग सेंटीमीटर किस हिसाब से दे रहा है ये? क्या पूछ क्या रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली। सही है भैया, सही निकाला है आपने, चिंता मत करो। 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, बैठ जाएंगे, टेंशन मत लो। 4 ही आएगा, और एक बार अगले उसमें मैं चेक कर लूंगा इसे। वैसे तो अपना 4 ही आएगा, अपना सही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत विश्वास अपन को अपने ऊपर भी होना चाहिए। तो वैसे तो इसका 4 ही आएगा, 4 ही आना चाहिए। और देखो इसका 8 कब आता? 8 जब आता जब वह इसमें त्रिभुज ज्ञात करवाता, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराता, तब इसका आंसर 8 आता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने अभी तक लाइक कर दी होगी, शेयर कर दिया होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, भैया हाथ जोड़ लें बोलो तो, ठीक है। और इसके बाद और क्या करना है, और कोई सजेशन हो तो मेरे लिए बता देना। और इसी प्रकार अपन लाते रहेंगे क्लास, अल्टरनेटिव डे पर लाते रहेंगे,
एक एक दो दो दिन छोड़ के। तो आप बस इनको कर लीजिए। देखो 2 घंटे में पूरा पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया। और वैसे भी आपको वहाँ पर भी इतना ही समय मिलता है, ठीक है। तो जब अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया ऐसे, तो वहाँ पर तो अपन आराम से कर लेंगे। इससे अपना टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।